तो वो नेक्स्ट कंसेप्ट इज capital expenditure. What is capital expenditure? Those expenditures which either creates assets or reduces liability. ऐसे खर्चे जिनकी वजह से या तो एसेट्स बढ़ता है या लायबिलिटी कम होती है। ऐसे एक्सपेंडिचर जो या तो एसेट्स को बढ़ाते हैं या लायबिलिटी को कम करते हैं। अब कैसे वो आप देखो। प्रीवियस क्लास में हमने कैपिटल रिसिप्ट के बारे में स्टडी किया था, राइट। कैपिटल रिसिप्ट में हमने क्या स्टडी किया था कि ये लायबिलिटी को बढ़ाती हैं और एसेट्स को कम करती हैं। एक्सपेंडिचर में अपोजिट होता है, ये लायबिलिटी को कम करते हैं और एसेट्स को बढ़ाते हैं। तो इफेक्ट किस चीज पर आ रहा है? अगर कोई इफेक्ट, अगर किसी चीज का इफेक्ट इस तरह से आ रहा है कि वो एसेट्स को बढ़ा रहा है, कि गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं तो आप कहोगे कैपिटल रिसिप्ट है। गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप कहोगे कैपिटल रिसिप्ट है। गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है तो आप कहोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और ब्रिजेस। भाई अगर गवर्नमेंट रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर रही है, ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो इसमें गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। परचेज ऑफ द इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का मतलब जैसे गवर्नमेंट बड़ी बड़ी मशीन्स को परचेज कर रही है तो गवर्नमेंट के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने अपना लोन पे कर दिया तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है, अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। Now the next concept is revenue receipt. अभी तक हमने ये देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि लायबिलिटी बढ़ती है और एसेट्स कम होते हैं, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एसेट्स बढ़ते हैं और लायबिलिटी कम होती है। और ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हो। कैपिटल और रिवेन्यू, कैपिटल का मतलब होता है बड़े लेवल के, मोटे लेवल के रिसिप्ट है, मोटे लेवल के खर्चे। रिवेन्यू रिसिप्ट होता है छोटे लेवल का। अब रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है पहले तो वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, those receipts which neither create liability nor reduce assets. ऐसी रिसिप्ट जिनसे ना लायबिलिटी क्रिएट होती है ना एसेट्स कम होता है। मीन्स ना तो लायबिलिटी को इफेक्ट करती है ना एसेट्स को। मीन्स लाइक कैपिटल बजट, जो आपका रिवेन्यू बजट होता है ये भी दो टाइप का होता है। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रिवेन्यू रिसिप्ट, अदर इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन रिवेन्यू रिसिप्ट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, रिवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट होती है जो ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इफेक्ट करती हैं ना गवर्नमेंट के एसेट्स को इफेक्ट करती है। नीदर क्रिएट लायबिलिटी नor reduces assets. फर्दर जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज टैक्स रिवेन्यू, अदर इज नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट जो रिसिप्ट रिसीव करती है उसको टैक्स रिवेन्यू कहते हैं। और गवर्नमेंट के पास कुछ रिसिप्ट ऐसी भी होती है जो टैक्स से रिलेटेड नहीं होती है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम टैक्स रिवेन्यू की बात करते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अब ये समझते हैं। एज वी डिस्कस, जो टैक्स रिवेन्यू होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। मीन्स जिसके ऊपर बर्डन है उसको पे करने की लायबिलिटी भी उसके ऊपर होती है। लाइक अगर मैं अपनी इनकम टैक्स पे
अपना ITR पे कर रहा हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न पे करता हूँ, तो उसको पे करने का बर्डन भी मेरे सर पर था और पे भी मुझे ही करना पड़ेगा। अगर आप एग्जांपल देखो, यू कैन सी दैट दिस इज द पर्सन, बर्डन भी इसके ऊपर है और पे भी इसी को ही करना है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, liability to pay and burden of tax falls on two different person। देना तो मुझे है, लेकिन बर्डन तो मेरे ऊपर था, लेकिन लायबिलिटी किसी और के ऊपर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यू कैन सी दैट ये रेस्टोरेंट का ऑनर है, राइट। अब जो आपने खाना खुना खाया उस पर आपने टैक्स पे किया, तो टैक्स पे करने का बर्डन किसके ऊपर था, ये आपके ऊपर था। आप खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाते हो, जो भी खाना खाते हो उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं ना, लाइक जीएसटी हम पे करते हैं, तो बर्डन तो हमारे सर पर होता है। लेकिन क्या वो टैक्स डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, क्या वो टैक्स डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, नो। ये टैक्स हम इस रेस्टोरेंट के ऑनर को पे कर देते हैं। अब बर्डन हमारे सर पर था, लेकिन वो जो टैक्स के पैसे रेस्टोरेंट ऑनर को आपने दे दिए, ये इसके ऊपर लायबिलिटी बन गया कि भैया ये पैसे अब आपको गवर्नमेंट को देने। तो बर्डन हमारे ऊपर था, कस्टमर के ऊपर, लेकिन लायबिलिटी इसको पे करने की रेस्टोरेंट ऑनर के ऊपर है। तो टू डिफरेंट पर्सन है ना, बर्डन आपके ऊपर है, टैक्स आपने पे किया, एज ए कस्टमर आपको टैक्स पे करना था, ये आपके ऊपर बर्डन था। पर फाइनली गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाएगा वो रेस्टोरेंट ऑनर के थ्रू जाएगा, तो लायबिलिटी इसको पहुंचाने की किसके ऊपर है, रेस्टोरेंट ऑनर के ऊपर। तो ये तो हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में देखो, लायबिलिटी भी इस पर्सन के ऊपर है और बर्डन भी इस पर्सन के ऊपर है। भाई मुझे इनकम टैक्स रिटर्न पे करना है, मुझे अपना इनकम टैक्स पे करना है, तो बर्डन भी मेरे ऊपर है और गवर्नमेंट को पे भी मैं खुद करूंगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मीन्स अगर आप अपने टैक्स खुद पे करते हो तो वो डायरेक्ट टैक्स हो रहा है। अगर आपके टैक्स, आप जो भी टैक्स आप किसी और के थ्रू पे करते हो, देन इट बिकम्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपका टैक्स गवर्नमेंट के पास आ रहा है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है आपका, जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है ये प्रोग्रेसिव होता है, और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये रिग्रेसिव होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। देखो एक छोटा सा एग्जांपल, तो जैसे आपने मान लो नमक की थैली ली, ठीक है, मार्केट में गए, आपने पूछा भैया कितने की है, 10 रुपए इसका मार्केट प्राइस था और 1 रुपए का इसमें टैक्स लगा हुआ था। मीन्स 10 रुपए की ये थैली है, 1 रुपए का इसमें आप टैक्स देते हो, तो बेसिकली ये जो नमक की थैली है, ये जो सॉल्ट है, ये आपको 11 रुपए का पड़ता है। अब यहाँ एक पर्सन ए है जिसकी इनकम है 100 रुपीज, और यहाँ एक पर्सन बी है जो हमारे मुकेश अंबानी है। इनकी इनकम कितनी है इसका तो मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता, ना आप लगा सकते हो, कितनी जीरो खुद ही गिनने का। ये इनकी इनकम है, ठीक है। अब इस पर्सन ने ये सॉल्ट की थैली ली, टैक्स कितना दिया, 11 रुपए। तो इसने क्या सोचा, भाई मेरी इनकम का 1% जो है मेरे से टैक्स लिया गया है ना। मेरी इनकम 100 रुपीज है, उस पर 1 रुपये अगर मैं टैक्स भर रहा हूँ, उस पर अगर मैं 1 रुपये का टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कितना बर्डन आ रहा है, मेरी इनकम का 1%। मेरी इनकम इतनी है, लेकिन अगर मुकेश अंबानी भी नमक की थाली लेंगे, इनको भी 11 रुपए देने। इनकी देखो इनकम कितनी ज्यादा है, लेकिन टैक्स जो इनके ऊपर बर्डन आ रहा है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो देखो रिग्रेसिव टैक्स यही होता है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका वो रिग्रेसिव होता है। मींस रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, उस टैक्स को पे करने का जो रेट है वो कम होता जाता है। यू कैन सी दैट आपकी इनकम 100 रुपीज थी, तो आपका रेट ऑफ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पे 1% है।
आपकी इनकम बढ़ गई तो रेट ऑफ टैक्स बहुत ही कम हो गया, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया। तो क्या, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। रिग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है जो टैक्स का रेट है वो आपके लिए कम होता जाता है। इज इट क्लियर? अब प्रोग्रेसिव की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपका जो टैक्स है वो बढ़ता जाता है। जैसे इनकम टैक्स इनकम के हिसाब से पे करते हो। अब जिसकी इनकम 100 रुपीज है गवर्नमेंट उसको क्या कहेगी, भाई छोड़ो आपसे कोई टैक्स नहीं लेना, आपकी तो इनकम ही बहुत कम है। लेकिन जिसकी इतनी ज्यादा इनकम है गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई आप अपनी इनकम का 30% या 3% टैक्स दो। तो 3% भी अगर आप इतनी इनकम का टैक्स दोगे तो आप खुद ही सोच सकते हो कितना ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती है रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है उनका रेट ऑफ टैक्स होता है वो कम होता जाता है। ये समझ में आ गया आपको? ओके, कैन सी दैट direct tax is progressive in nature. That is, rate of tax increases with increase in income. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स भी जो है वो बढ़ता जाता है। ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं आपके दे आर रिग्रेसिव। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, दैट इज रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपको टैक्स देने का जो आपका रेट है वो डिक्रीज होता है। ओके, अब अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो जो आपका टैक्स रिवेन्यू है इसमें आपको बस दो एग्जांपल आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप माइंड में रखना। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए दो एग्जांपल, एक इनकम टैक्स और एक कॉर्पोरेट टैक्स, मोर देन सफिशिएंट। ओके, बाकी सारे जो टैक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं काफी सारे अब वो टैक्स खत्म हो चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको सिर्फ एक ही टैक्स याद रखना है। अब आपको पता है एक ही टैक्स हो गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट आता है आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू। नेक्स्ट आता है आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स का मतलब टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट और रिसिप्ट लेती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल interest received on loan given by government to the state private enterprises। गवर्नमेंट स्टेट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जो लोन देती है उस पर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव करती है ये नॉन टैक्स रिवेन्यू। प्रॉफिट अर्न बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइजेस से जो प्रॉफिट आता है ये भी गवर्नमेंट का क्या है, नॉन टैक्स रिवेन्यू है, राइट? डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है उस पर जो गवर्नमेंट डिविडेंड रिसीव करती है ये भी नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है। इसके अलावा फाइन, जब आप स्कूटी या बाइकों पर जाते हो बिना हेलमेट के और जो फाइन आप दे के आते हो या जो बिल्ली मारते हुए जाते हो उस पर जो आप फाइन पे करते हो सारा का सारा नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है। समझ में आ गया? जो ये आप इतनी मेहनत करते हुए जाते हो बिना हेलमेट के या बिल्ली मारते हुए स्टंट मारते हुए जाते हो फिर जो फाइन भरते हो 500 रुपये 1000 रुपये के, ये भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है। इसके अलावा जब हम पासपोर्ट बनवाते हैं उसकी जो फीस देते हैं, तो भगवान ना करे कभी कोई आपको कोर्ट में कोई केस फाइल हो जाए आपके अगेंस्ट और आप उस पर जो फीस देते हो वो भी क्या होती है, नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है। ओके, या लाइसेंस बनवाने की जो फीस होती है ये भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है। इस तरह गवर्नमेंट स्कूल में जो ट्यूशन फीस दी जाती है ये भी गवर्नमेंट का क्या होता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है। इसके अलावा बहुत जगह से गवर्नमेंट को ग्रांट और डोनेशन मिलती है, राइट? तो ये भी गवर्नमेंट का होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब नेक्स्ट आता है एस्टीट और स्पेशल असेसमेंट। ये स्पेशल केसेस होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। एस्टीट का मतलब क्या होता है, इट इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी लेफ्ट आउट बाय द पीपल विदाउट लीगल हेयर। बहुत बार क्या होता है कोई पर्सन, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके पीछे कोई भी उसका लीगल हेयर नहीं होता, कोई वारिस नहीं होता है, तो ऐसे केस में सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाती है, तो वो भी नॉन टैक्स रिवेन्यू में आता है और इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टीट। समझ में आ गया एस्टीट क्या होता है? नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है आपका,
बहुत बार क्या होता है, हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को डेवलपमेंट एक्टिविटी कर देते हैं, लाइक वहाँ पे मेट्रो आ जाती है या कुछ भी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट खोल देती है, जिसकी वजह से उस एरिया की जो प्रॉपर्टी है उसके रेट बढ़ जाते हैं। उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने से, मान लो कल तक जो आपकी प्रॉपर्टी थी उसका रेट था 50 लाख, आपके जो फ्लैट का रेट था 50 लाख, सडनली वहाँ पे गवर्नमेंट ने मेट्रो का प्रोजेक्ट लेके आ गई गवर्नमेंट। इस मेट्रो का प्रोजेक्ट आपके घर के पास आने से 50 लाख का जो आपका ये फ्लैट है ये सडनली 1.5 CR का हो गया। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, भाई ये हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से सीधा 1 CR का रेट आपका बढ़ चुका है, तो इस पर आप हमें भी कुछ कैश दो, बिकॉज रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग इन रेट वो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी है। तो इसी चीज को कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। समझ में आ रहा है? पेमेंट पेड इन कैश इन lump sum by property owner for increase in property value, जब उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से जब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट को जो हम पेमेंट करते हैं कैश में लम सम वगैरह देते हैं उसके बिहाफ में, उसी को कहा जाता है स्पेशल असेसमेंट। इज इट क्लियर? ओके, तो पहले यहाँ तक आप नोटिफाई करो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका? एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एसेट्स नो रिड्यूस लायबिलिटी। आप देख सकते हो ये रिवेन्यू रिसिप्ट की तरह ही है। लाइक रिवेन्यू रिसिप्ट जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसका भी एसेट्स या लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। मीन्स जो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है नीदर इट डिक्रीजेस लायबिलिटी नोर इट रेजेस एसेट्स, ना ये एसेट्स को अफेक्ट करता है ना ही लायबिलिटी को। ओके, अब अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल इज इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, जिसको हम इंटरेस्ट पेमेंट भी कहते हैं। गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग करती है उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बिकॉज आप बोरोइंग पे नहीं कर रहे हो, आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पे करने से आपकी लायबिलिटी कम नहीं होगी। लायबिलिटी कब कम होगी? जब आप बोरोइंग पे करो। इसी तरह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है, सैलरी देती है, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। डिफेंस पर जो खर्चा होता है, डिफेंस का जो हमारा डिपार्टमेंट होता है उसमें जो खर्चा होता है ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज, आपको कुछ फॉर्मूले मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ जो आगे मैथमेटिकली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां भी इनका यूज होगा, और जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर होता है इट इज इक्वल टू सम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड कर दोगे तो आपके पास गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ओके, देन गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट क्या होती है? कि गवर्नमेंट के अगर हम कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट को अगर हम ऐड कर देंगे देन गवर्नमेंट की जो टोटल रिसिप्ट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन जब गवर्नमेंट का बजट आता है उस बजट में अगर गवर्नमेंट ये एज्यूम करती है कि उनकी जो टोटल रिसिप्ट है वो टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी, तो गवर्नमेंट का जो बजट है उसको सरप्लस बजट माना जाता है। समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ये एज्यूम कर रही है कि रिसिप्ट ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा। ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट ये एज्यूम करती है कि जो हमारी रिसिप्ट है वो हमारे एक्सपेंडिचर के एग्जैक्टली इक्वल होगी, तो ऐसे बजट को बैलेंस्ड बजट कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया? और जैसा कि हमारे देश में होता है, एज्यूम क्या किया जाता है